नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी सेंटर में। और मेरा नाम है करण। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हमने अपना क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है हिंदी इलेक्टिव का, इसमें जो आपकी पहली पुस्तक जिसका नाम है अंतरा भाग 2, इसमें जो आपकी कविता जिसका नाम है 12 मासा, हमारे कवि हैं कौन? तो मलिक मोहम्मद जायसी जी। ठीक है, तो इसका मैंने आपको 2 पार्ट प्रोवाइड करवा दिया था, यानी कि 2 वीडियो मैंने आपको अपलोड कर दिया था। ठीक है, तो 2 वीडियो आपने नहीं देखा तो देख सकते हो, हमारे चैनल पे वीडियो है डला हुआ, आप हमारे चैनल पर जाकर वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, आज का वीडियो हमारा पार्ट 3 यानी कि तीसरा पार्ट है। तो आज के वीडियो में तीसरा महीना नहीं, देखो टोटल 4 मंथ है हमारे, यानी नागमती का जो है जो वियोग को हम 4 मंथ में पढ़ने वाले थे, तो 2 तो मैंने आपको करा दिए और आज की वीडियो में तीसरा देखेंगे। ठीक है, यानी कि तीसरा महीना यानी कि जो माघ का महीना है। ठीक है, माघ के महीने में जो नागमती है उसके ऊपर क्या दशा होती है, कैसी उसकी हालत होती है जब उनके पति रतन सेन उनको छोड़ के चल जाते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो हमारा पार्ट 3 रहने वाला है। ठीक है, तो यदि आपने पहले के जो वीडियो नहीं देखे 2 वीडियो पार्ट 1 और 2 तो उसको पहले देख लें ताकि आपको कविता समझ में आए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग तीसरा महीना यानी जो माघ का महीना है उसके बारे में समझेंगे कि जो माघ का महीना है, माघ का जो महीना है उसमें जो है नागमती, जो हमारी नागमती का जो विरह है, जो दुख है, उसका दुख किस प्रकार से माघ के महीने में नागमती का दुख बढ़ा, कैसा दुख हुआ, कैसा मतलब क्या माघ के महीने में नागमती की स्थिति कैसी है जब उनके पति उनको छोड़ के चले जाते हैं। देखो आपके सामने काव्यांश है, इसको मैं पहले आपको आपके सामने पढ़ूंगा, उसके बाद आपको इसकी व्याख्या जो आसान शब्दों में बनती है वो आपको समझाऊंगा। लागेऊ महा परे अब पाला, बिरहा काल भय जड़ काला। पहल पहल तन रुई जो जा पे, हली हली अधिकोई यह काम पे। आई सुर होई तपु रे नाहा, तेही विनु जाड़ न छूटे महा। एही मास उपजे रस मूलू, तू सो भवर मोर जोबन फूलू। नैन चुबही जस पाहुट नीरू, ते ही जल अंग लाग सर चीरू। टूट ही बूंद पर ही जल जस ओला, बिरह पवन होई मार झोला। के ही सिंगार को पहिर पटोरा, यह नहीं हार रही होई डोरा। तुम्हें विनु कंता धनी हरुई, तन तिनुवर भाडोल। ते ही पर विरह जराई के, चहे उड़ावा झोल। तो ये आपकी काव्यांश थी माघ महीने के बारे में। तो अब इसकी क्या व्याख्या बनती है आसान से आसान शब्दों में वो समझते हैं। देखो पहला पॉइंट हमारा बनेगा कि माघ महीने के आते ही पाला पड़ने लगता है, यानी जो आप सभी को पता है माघ महीने में जो है वो ठंड जो है बहुत ज़्यादा अत्यधिक बढ़ जाती है और माघ महीने के आते ही जो पाला है वो पड़ने लग जाता है और सुबह सुबह ओस पड़ने लगती है। सुबह सुबह जो है वो ओस पड़ने लगती है एवं ठंड और ज़्यादा बढ़ जाती है। जो ठंड है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। पति से अलग होने के बाद नागमती को यह कड़ाकेदार जो सर्दी है वो मौत के समान लग रही है। यानी जो नागमती जो है जब उसका उसका पति उसको छोड़ के चला जाता है तो जो ये सर्दी जो है ना नागमती को, ये कड़ाकेदार एक तरह से कैसे तो मौत के समान लग रही है। इतनी कड़ाकेदार सर्दी, इतनी ज़्यादा जो सर्दी है वो नागमती को कहेंगे मौत के समान लग रही है। इस भयंकर सर्दी के कारण नागमती का तन रुई की तरह कांप रहा है, यानी नागमती का जो तन है वो पूरा रुई की तरह कांप रहा है क्योंकि ठंड ज़्यादा है और उसका हृदय भी पति से अलग होकर इस ठंड में कांप रहा है। आप सभी को पता है ठंड बढ़ चुका है, नागमती विरह की अग्नि में जल रही है, नागमती को दुख है, नागमती का जो पति है राजा रतन सेन वो उसको छोड़ के चला गया है, तो नागमती बहुत ज़्यादा दुख है और इस ठंड के बारे में नागमती जो है बहुत ज़्यादा कांप रही है, बहुत ज़्यादा दुखी है। अगला पॉइंट है इस भयंकर सर्दी से बचने का एकमात्र उपाय मेरे प्रिय से मेरा मिलन है। नागमती कहती है कि इस सर्दी से यदि मेरे को बचना है, मेरा बचाव होगा तो कैसे होगा, तो उसका एकमात्र उपाय है मेरे प्रिय से मेरा मिलन। यानी उनके जो पति है वो यदि नागमती पर वापस आ जाते हैं तो नागमती की स्थिति जो है वो सामान्य हो जाएगी। और प्रिय से अगर मैं मिलती हूँ, नागमती कहती है यदि मैं अपने प्रिय से मिलती हूँ तो वह इस भयंकर सर्दी में सूरज के ताप के समान होगा। देखो जिस प्रकार जब सर्दी का मौसम होता है और जिस दिन धूप उगती है तो कहीं ना कहीं जो लोगों को गर्माहट मिलती है, लोगों को कहीं ना कहीं ठंड से राहत मिलती है, तो ठीक उसी प्रकार इस भयंकर सर्दी में यदि नागमती का जो पति है जिसका नाम है राजा रतन सेन वो यदि वापस आ जाता है तो वो एक सूरज रूपी यानी सूरज की तरह नागमती को ठंड से बचाएगा, धूप देगा, यानी कि नागमती की जो विरह वेदना है उसको समाप्त करेगा और नागमती को
सही करेगा। ठीक है, अगला पॉइंट है, इस माघ के महीने में फूलों में रस आ जाता है। आप सभी को पता है जो माघ का महीना होता है उसमें फूलों में रस आ जाता है। और उसी प्रकार मेरा हृदय भी भावनाओं से भर गया है। नागमती का जो हृदय है वो भावनाओं से भर गया है कि उसका पति कब आएगा। और वह अपने पति को भंवर बनकर आने को कहती है। नागमती जो है वो खुद को एक फूल के समान बताती है कि मैं एक फूल हूँ, मेरे में रस भरा हुआ है। और जो भंवरा जिस प्रकार जो फूल से जो रस चूसता है, जो रस पीता है फूल में से, तो ठीक उसी प्रकार नागमती कहती है कि मैं एक फूल हूं और तुम मेरे पास आओ, मेरे में से रस चूसो, मेरा रस पियो। तो ठीक इसी प्रकार कहें कि नागमती जो फूल का उदाहरण देकर के, भंवरे का उदाहरण देकर के, रस का उदाहरण देकर के ये समझाने का प्रयास कर रही है कि उनका जो पति है उसको आने का आग्रह कर रही है कि मेरे पास आओ, मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब है, तुम ही हो जो मेरा एक सहारा हो, मेरे को बचा सकते हो, बस तुम्हारा इंतजार है। ठीक है, और उसका हृदय उसके बाद फूल की तरह खिल जाएगा। आप ही सोचो, जिस दिन नागमती का पति उसके पास आ गया तो उसका हृदय जो फूल की तरह खिल जाएगा। नागमती का यदि उसका जो पति है उसके पास वापस आ जाता है तो उसका हृदय करेंगे बहुत ज्यादा प्रफुल्लित हो जाएगा, बहुत ज्यादा फूल से खिल जाएगा। ठीक है, नागमती की हाल जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगी। आगे इसकी व्याख्या क्या बनते हो समझता है, अगला व्याख्या का पॉइंट, पति से बिछड़ने के बाद उसकी आंखों से आंसू इस प्रकार बह रहे हैं जैसे बादलों से बरसात होती है। यानी कि पति का जो विक्षोभ होता है तो नागमती के दुख में उसके आंखों से जो आंसू है वो इतने ज्यादा बह रहे हैं जिस प्रकार बरसात में बादल होती है, जैसे बादल से बरसात होती है, ठीक उसी प्रकार। यानी कि बहुत ज्यादा नागमती दुख है, बहुत ज्यादा रो रही है, बहुत ज्यादा दुखी में। और यह आंसू नागमती द्वारा पहने गए वस्त्रों को गीला कर रहे हैं। जब नागमती रोती है, जो उसमें जो पानी से गिरता है, आंसू गिरता है, तो वो नागमती से जो वस्त्र पहना होता है उसको कहीं ना कहीं वस्त्र को गीला कर रहे हैं। और ये गीले वस्त्र उसे तीर की तरह चुभ रहे हैं। आप सभी को बताया, यदि किसी व्यक्ति को गीले वस्त्र पहना दिया जाए तो उसको कहेंगे अच्छा नहीं लगेगा, उसको इनकी जलन, मतलब कैसे तो नोचेगा, फिर कैसे तो आपको इरिटेशन होगा। ठीक है, मतलब खुजली सा होगा गीले वस्त्र पहनने के बाद। तो ठीक उसी प्रकार जो ये गीले वस्त्र हैं, जो ये दुखपूर्ण माहौल है, वो नागमती को तीर की तरह चुभ रहा है। इतना तो उसका दुख बढ़ चुका है कि नागमती को लग रहा है कि उसके प्राण बस निकलने ही वाले हैं। अगला पॉइंट है, आंखों से गिरने वाली बूंदे ओली की तरह गिर रही है। आंखों से नागमती कहती है कि जो आंखों से गिरने वाली जो बूंद है वो एक ओले की तरह गिर रही है। और इस भीषण सर्दी में जो उनकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं, उनकी बूंदे वो ओले के समान लग रही है। और जब हवा चलती है तो ये विरह की अग्नि को और बढ़ा देती है। ठीक है, नागमती यहाँ पे ये कहती है कि जो उनकी आंख है, उनकी आंखों से जो आंसू है वो ओले की तरह, जो ओले होते हैं उनकी तरह गिर रही है। और जब हवा चलती है तो उसकी सर्दी और बढ़ जाती है। तो कहीं ना कहीं नागमती इसमें कह रही है, इस पंक्ति में, कि जो नागमती की स्थिति है बहुत ज्यादा खराब है, जिसके कारण जो हवा भी चलती है ना उसको भी बहुत ज्यादा कष्टदायक, क्योंकि आपको पता है ठंड के मौसम जब आप बाहर रहोगे खड़े तो अगर हवा चलती है ठंडी ठंडी तो आपको बहुत ज्यादा ठंड लगेगा। तो यहाँ पे यही कहा जाए कि नागमती एक तो ठंड है, ऊपर से पति का जो विक्षोभ है, तो नागमती पति के विरह में, पति के विक्षोभ में बहुत ज्यादा दुखी है, ठंड से दुखी है। तो कहने की नागमती के जीवन में बहुत ज्यादा दुख है, अपने दुखों को इस पंक्ति के माध्यम से बयां कर रही है, हमको और आपको समझा रही है। ठीक है, अगला पॉइंट है, पति से बिछड़ने के बाद नागमती न तो श्रृंगार करती है। अब पति से बिछड़ेगी तो किसके लिए श्रृंगार करेगी? तो यहाँ पे कहा गया है कि पति से बिछड़ने के बाद नागमती जो है वो ना तो श्रृंगार करती है और ना ही किसी प्रकार का आभूषण पहनती है। अब जब पति ही नहीं तो किसके लिए श्रृंगार करना, किसके लिए आभूषण पहनना? तो यहाँ पे ये कहा गया है, प्रिय के बिना। ठीक है, यानी आप समझ सकते हो, जो प्रिय के बिना, नहीं पति के बिना नागमती का शरीर जुदाई के दुख में कमजोर हो गया। आपने बताया इससे पहले आपने क्या पढ़ा कि जो पति है, नागमती का पति जो उसको छोड़ के चला गया, अब जब उसका पति चला गया छोड़ के, तो किसी लिए सजेगी, किसी लिए सवेरेगी? ठीक है, यानी किसके लिए श्रृंगार वगैरह करेगी? तो नागमती यहाँ पे यही कहती है, जो उसका पति बिछड़ गया, उसका पति उसको छोड़ के चला गया, तो कैसे वो किसके लिए श्रृंगार करेगी? ठीक है, अगला पॉइंट है, प्रिय के बिना नागमती का शरीर जुदाई के दुख से कमजोर और दुर्बल हो गया। ठीक है, जो प्रिय है, जो उनके प्रीतम है, तो राजा रतन सेन है, उनके बिना जो नागमती का जो शरीर है वो जुदाई के दुख में कमजोर और दुर्बल, बहुत ज्यादा कमजोर हो गया और तिनके की तरह हल्का हो गया, बहुत ज्यादा हल्का हो गया। आप सभी को पता है नागमती जो बहुत ज्यादा दुख में है, रो रही इतना रो रही है, शरीर जो बहुत ज्यादा हल्का हो गया है। इस जुदाई की आग ने उसके शरीर को जलाकर राख कर दिया, मतलब पूरा हर एक तन वन सब खोखला कर दिया, पूरी कमजोर सी हो गई। ठीक है, और अब उसे राख की तरह उड़ाना चाहती है। अब जो है वो हवा है वो उसको राख की तरह उड़ाना चाहती है, यानी कि नागमती की स्थिति बिल्कुल एंड पॉइंट पे, बिल्कुल मरने की कगार पे खड़ी है। यदि उसका पति वापस आ गया तो जीवित हो जाएगी, अगर नहीं आया तो फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है। ठीक है, यानी राख उड़ाना, उड़ाने का मतलब यही कि राख को उड़ाने की, एक तो पहले राजनीतिक कमजोर है, पूरा उसको दुख है, हर एक चीज उसके अंदर जीवन में पूरा दुख भरा हुआ है,
और पूरा अंतिम कगार पे, पूरे मृत्यु के कगार पे खड़ी हो, यानी उसका पति आया तो बची, नहीं आया तो फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो आप इसका जो विशेष बिंदु क्या होता है वो समझते देखो। विशेष बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आपसे बोर्ड एग्जाम व्याख्या वाले प्रश्न आते हैं ना, तो उसमें आपको विशेष जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिखना पड़ता है। ठीक है, देखो पहला आपका विशेष क्या है कि इस काव्यांश में रानी नागमती की विरह वेदना का वर्णन किया गया। आप सभी को पता है रानी जो नागमती है, इसकी जो विरह की वेदना है उसका वर्णन किया गया। इस काव्यांश में माघ मास की विशेषता बता रही है। माघ मास के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, पहले हमने क्या पढ़ा, अगहन पढ़ा, दूसरे में पूष पढ़ा, तीसरे माघ पढ़ा, और चौथे हम लोग पढ़ेंगे फागुन के बारे में। टोटल 4 ही आपके सिलेबस में, तो 4 को पढ़ना है। इस काव्यांश की भाषा अवधि है, उपमा तथा अनुप्रास अलंकार को सुंदर प्रयोग किया गया है। इस काव्यांश की शैली उदाहरण और चित्रात्मक है। इस काव्यांश में वियोग रस है। इस काव्यांश में कवि की भाषा काव्यात्मक, लयात्मक तथा भावनात्मक है। इस कविता में सजीवता है, यह एक छंदयुक्त कविता है। ठीक, तो कुछ विशेष बिंदु से आपको इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में जब आपसे व्याख्या वाले प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको विशेष लिखना पड़ता है। उसमें 2 मार्क्स है आपका, प्रसंग, 2 व्याख्या और 2 विशेष। तो आपको विशेष लिखना पड़ता है, तब आपको पूरे नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो विशेष आप लिख सकते हो, 2 से 3 पॉइंट भी लिख दोगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो वीडियो अच्छा लगा वीडियो को एक लाइक जरूर करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर बताएं। तो फिर मिलते हैं अपने अगले पार्ट में, यानी पार्ट 4 में। ठीक है, पार्ट 4 में अगले वीडियो में हमारा पूरा जो कविता है वो कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।